powered by ITIL. उन्नीस 1920 का दशक। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक सार्वजनिक सभा चल रही थी जिसके स्टेज पर खड़े थे किंग अमानुल्लाह खान। अमानुल्लाह ने देश की प्रगति और लोगों की भलाई जैसी तमाम रवायती बातें की, लेकिन इसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसकी मिसाल न अफगानिस्तान के इतिहास में थी न भविष्य में होने वाली थी। किंग अमानुल्लाह ने तब कहा था, इस्लाम में महिलाओं के बुर्का पहनने की, अपना जिस्म ढक कर रखने की पाबंदी नहीं है। अमानुल्लाह का यह कहना था कि भीड़ अवाक रह गई। किसी को समझ नहीं आया कि रिएक्ट कैसे किया जाए। अब बोलने वाला भी राजा है, आप बोलोगे कैसे कुछ। किंग अमानुल्लाह की पत्नी क्वीन सोराया उनके बगल में खड़ी थी। वो आगे बढ़ी और अपने चेहरे से उन्होंने नकाब हटा लिया। पुरुष अभी भी अवाक थे, लेकिन भीड़ में मौजूद तमाम महिलाओं ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। इसके बाद एक एक कर उन सभी ने अपने चेहरे से नकाब हटा लिया। लगभग 100 साल पहले हुई इस घटना की तुलना आप वर्तमान से करके देखिए। अब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने हाल में महिलाओं के लिए नए कानून लागू किए हैं। स्कूल जाने और नौकरी करने पर लगी पाबंदी के बाद अब महिलाओं के बोलने पर भी बंदिश लगा दी गई है। नए कानूनों के अनुसार पब्लिक में बोलना बैन है, यहाँ तक कि घर पर भी जोर से नहीं बोल सकती महिलाएं उन मर्दों को देख भी नहीं सकती जिनके उनसे ब्लड रिलेशन या वैवाहिक संबंध नहीं है। महिलाएं पब्लिक में अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती। तालिबान ये सब पहली बार नहीं कर रहा है। 1990 के दशक में जब तालिबान पहली बार सत्ता में आया था, तब भी महिलाओं के साथ ऐसा ही हुआ था। अचरज की बात यह है कि दुनिया जहां आगे बढ़ रही है, अफगानिस्तान के महिलाओं के लिए वक्त पीछे जा रहा है। ये भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि असल में पीछे अगर वो चला जाए तो कम से कम 20वीं सदी में अफगानिस्तान में महिलाओं की हालात इससे कहीं बेहतर थी जो आज है। तालिबान से पहले कैसी थी अफगान महिलाओं की ज़िंदगी, आज के एपिसोड में चर्चा इसी बात पर। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। हफीजुल्लाह इमादी अपनी किताब रिप्रेशन, रेजिस्टेंस एंड विमेन इन अफगानिस्तान में बताते हैं, 1930 के दशक में काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक अजीब नज़ारा देखने को मिलता था। सम्रांत वर्ग की महिलाएं जब विदेश से लौटती तो उनका एक सहायक एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए मौजूद रहता। उसके एक हाथ में हमेशा एक चादर हुआ करती और प्लेन के लैंड होते ही दौड़कर प्लेन के अंदर घुस जाता वो। ये सब इसलिए ज़रूरी माना जाता था क्योंकि महिलाएं जब विदेश के दौरे पर होती वहाँ वो पर्दा किए बिना रहती और उन्हें बेपर्दा रहने की आदत पड़ जाती। इसलिए जब वो काबुल लौटा करती, एक सहायक उनके पास पर्दा लेकर जाता ताकि वो बिना पर्दा आम पब्लिक को न दिखें। अफगानिस्तान हमेशा कबीलों का देश रहा। किताब में इमादी बताते हैं कि कबीलों की अपनी अपनी प्रथाएं होती हैं और महिलाओं के हकों को लेकर अक्सर वो बहुत उत्साहित नहीं रहते। इसके बावजूद 1920 के दशक में अफगानिस्तान में महिलाओं के हकों में इजाफा हुआ और ये काम किया खुद एक महिला ने। सोराया तारजी ये नाम था अफगानिस्तान की एक रानी का। वो 1919 से 1929 तक अफगानिस्तान पर शासन करने वाले किंग अमानुल्लाह खान की पत्नी थी। 1927 में टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पर उनकी तस्वीर छापी और दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की लिस्ट में उन्हें शामिल भी किया। क्वीन सोराया ने 1921 में अफगानिस्तान में लड़कियों के लिए पहला प्राइमरी स्कूल भी खोला। वो महिला अधिकारों और शिक्षा को लेकर काफी मुखर थी। अमानुल्लाह अक्सर कहा भी करते कि राजा मैं हूँ, लेकिन शिक्षा मंत्री तो क्वीन ही है। अमानुल्लाह खुद भी काफ़ी प्रोग्रेसिव थे। उन्होंने बाल विवाह, ज़बरदस्ती शादी, लड़कियों की खरीद फरोख्त जैसी पुरानी परंपराओं पर पाबंदी लगा दी। कुरीतियाँ जो परंपरा के नाम पर चल रही थी। लड़कियों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित किया उन्होंने और बाकायदा उनके दौर में 15 अफगान लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए तुर्की भेजा गया। ये तमाम अधिकार हालांकि सिर्फ अमीर वर्ग तक सीमित रहे। अर्बन इलाकों में ज़्यादातर कबीलों के मुखिया अमानुल्लाह की प्रोग्रेसिव नीतियों से खुश नहीं थे। साल 1927 में क्वीन सोराया जब यूरोप के दौरे पर थीं, वहाँ उनकी कुछ तस्वीरें छपी। इन तस्वीरों में वो बिना बुर्का पहने पुरुषों के साथ खड़ी थीं और इन तस्वीरों से कबीलों के मुखिया इतने नाराज़ हुए कि किंग अमानुल्लाह के खिलाफ विद्रोह छिड़ा। इस मामले में एक दावा ये भी किया जाता है कि इन तस्वीरों को फैलाने में ब्रिटिश सरकार का हाथ था। दुनिया भर को ज्ञान जहाँ से मिलता है उन लोगों का दावा किया जाता है जो अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन कराना चाहते थे। एक ज़माने में ये भी सच्चाई है, ब्रिटिश लोगों का इंटरेस्ट था वहाँ। सच्चाई जो भी रही हो,
तस्वीरों के फैलने के 2 साल बाद ही अमानुल्लाह को परिवार समेत देश छोड़ना पड़ा। किंग अमानुल्लाह और क्वीन सुराया के बारे में एक दिलचस्प ट्रिविया ये भी है कि अमानुल्लाह ने 1929 में हिंदुस्तान में शरण ली। यहाँ उन्हें एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने इंडिया रखा था। किंग अमानुल्लाह के दौर में जो सुधार हुए उनके तख्तापलट के बाद उन्हें वापस लिया गया। महिलाओं के लिए प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं बैन हुई और उनके स्कूल भी बंद किए गए। बुर्का पहनना एक बार फिर मैंडेटरी हुआ। महिलाओं की ये स्थिति 1933 तक रही। 1933 में मोहम्मद ज़ाहिर शाह किंग की कुर्सी पर बैठे। ज़ाहिर शाह कबीलों की ताकत से परिचित थे, इसलिए उन्होंने महिला अधिकारों की गाड़ी आगे तो बढ़ाई, लेकिन हौले हौले। मसलन लड़कियों के स्कूल एक बार फिर खोले गए, लेकिन इन्हें नर्सिंग स्कूल का नाम दिया गया ताकि विरोध न हो। सरकार ने विमेंस वेलफेयर एसोसिएशन नाम की एक संस्था का गठन किया जिसकी हेड क्वीन हुमैरा बेगम थी। इतना ही नहीं, 1950 के दशक में लड़कियों को काबुल यूनिवर्सिटी में प्रवेश भी दिया जाने लगा। इन तमाम कवायदों को और भी स्पीड मिल गई 1953 में, जब मोहम्मद दाऊद खान को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। दाऊद खान किंग ज़हीर की तुलना में ज़्यादा प्रोग्रेसिव थे। उन्होंने महिलाओं की बेहतरी के लिए तमाम कार्यक्रम किए। उनके दौर में लड़कियां अफगान एयरलाइन, टेलीकम्युनिकेशन, इन सारे डिपार्टमेंट्स में सरकारी संस्थाओं में नौकरी करती थी। उन्होंने पर्दा प्रथा की मुखालफत भी की। एक बार जब मोहम्मद दाऊद कंधार के दौरे पर थे, वहाँ उन्होंने सरकारी अफसरों से 2 टूक कहा कि अपनी पत्नी से बुर्का छोड़ने के लिए कहिए आप लोग। प्रधानमंत्री के इस कदम का काफ़ी विद्रोह भी हुआ। वैसे कई जगह बिना बुर्का पहनी महिलाओं पर हमले हुए, हालांकि मोहम्मद दाऊद पीछे हटे नहीं। 1959 में उन्होंने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया और उन्होंने सरकारी विभागों में काम करने वाली लड़कियों महिलाओं से कहा कि वो अब बिना बुर्का पहने काम पर आएँ। इस कदम का असर हुआ कि काबुल की सड़कों पर धीरे धीरे बिना बुर्के की महिलाएं दिखने लगी। लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद दाऊद ने अपने परिवार को नज़ीर भी बनाया। 1959 की बात है। काबुल में उन दिनों ख़ास मौक़ों पर मिलिट्री परेड का आयोजन होता था। ऐसे ही मौके पर मोहम्मद दाऊद अपनी पत्नी को लेकर आए। स्टेज पर सबके सामने पहली बार प्रधानमंत्री की पत्नी खड़ी हुई, वो भी बिना बुर्के के। क्वीन हुमैरा बेगम और प्रिंसेस बिल्किस ने भी ऐसा ही किया। इस घटना से अफगानिस्तान में इतना हंगामा हुआ कि मौलवियों ने विरोध में प्रधानमंत्री को खत भेजने शुरू कर दिए, जिनमें लिखा था कि रानी और शहजादी का बेपर्दा रहना इस्लाम के खिलाफ है। अपनी किताब गेम्स विदाउट रूल्स दी ऑफन इंटरप्टेड हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान में तमीम अंसारी लिखते हैं कि मौलवियों के खत देखकर प्रधानमंत्री ने उन्हें काबुल आने का बुलावा भेजा और चैलेंज दिया कि वो धार्मिक किताबों में ढूंढ कर दिखाएं कि पर्दे के बिना रहना मना लिखा कहाँ है। अंसारी आगे लिखते हैं, एक भी मौलवी साबित करने में नाकाम रहा अपनी बात की टेक्स्ट में ऐसा लिखा है। अब आप इन तस्वीरों को ही देखिए। ये 1960 और 1970 के दशक का काबुल है, जब लड़कियों को पढ़ने की, नौकरी करने की आज़ादी थी। साल 1964 में अफगानिस्तान का नया संविधान तैयार हुआ, जिसमें महिलाओं के बराबरी के अधिकार सुनिश्चित किए गए। उन्हें वोट देने का और चुनाव लड़ने का हक मिला। इस दौर में अफगानिस्तान में कई लड़कियां डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट भी बनी। एक महिला को पहली बार कैबिनेट मिनिस्टर का पद मिला और एक महिला पहली बार जज भी नियुक्त हुई। महिलाओं ने मीडिया में भी कदम रखा। रुखसाना नाम की एक सिंगर हुआ करती थी जो 1960 के दशक में खूब फेमस हुई। ऐसा नहीं कि ये सब एक ही सत्ता के अंडर हुआ हो। 1973 में मोहम्मद ज़ाहिर शाह के तख्तापलट के बाद अफगानिस्तान एक रिपब्लिक में तब्दील हुआ और इसके चंद साल बाद ही देश की सत्ता कम्युनिस्टों के हाथ में गई। अब कम्युनिस्ट सरकार ने 1992 तक शासन किया। इस दौरान महिलाओं के अधिकारों में बढ़ोतरी होती ही रही क्रमशः। एक आंकड़े के अनुसार साल 1991 में अफगानिस्तान में लगभग 2.5 लाख लड़कियां स्कूलों में पढ़ती थी। 22,000 महिलाएं टीचर थीं और महिला प्रोफेसर्स की गिनती 190 के आसपास थी। इसके अलावा सरकार में काम करने वाली महिलाओं की संख्या भी हजारों में थी। अब जैसे हमने पहले आपको बताया, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि सिर्फ कम्युनिस्ट रूल में ही अफगानिस्तान में महिलाओं को हक मिले। 1950 और 60 के दशकों में भी हकों में लगातार बढ़ोतरी हुई। कई मिसालें हमने पहले भी दी। 1980 के दशक में लेकिन जब मुजाहिदीन आते हैं लैंडस्केप में, उनका उभार होता है, उन्होंने इस चलन को कम्युनिस्ट शासन से जोड़कर देख लिया। मुजाहिदीनों ने अफगान सरकार के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी, जिसमें उन्हें अमेरिका का साथ भी मिला। अमेरिका को उस ज़माने में सिर्फ कम्युनिस्टों को सत्ता से हटाने और सोवियत संघ को अफगानिस्तान से बेदखल करने में दिलचस्पी थी। उन्होंने मुजाहिदीनों के महिला विरोधी रवैये से कोई आपत्ति की नहीं। अमेरिका की मदद से मुजाहिदीन सफल हुए और साल 1992 में उन्होंने सत्ता हथिया ली। इसके अगले ही साल एक डिक्री जारी हुई कि महिलाओं का घर से निकलना मना है।
अब ये डिक्री कुछ साल तक कागज़ में ही रही। मुजाहिदीनों के अलग अलग धड़े आपस में लड़ते रहे काफ़ी समय तक, और इस दौरान काबुल में लड़कियों का नौकरी पर जाना जारी रहा। इसके बाद आया साल 1996 जब तालिबान आया। अफगानिस्तान पर तालिबान का पूरा कंट्रोल हुआ और इसी के साथ लड़कियों की ज़िंदगी नर्क बनी। तालिबान के सत्ता में आने से पहले ही लड़कियों को किडनैप किया जाने लगा। सत्ता में आने के बाद उनका घर से ही निकलना मुहाल कर दिया गया। काबुल में तालिबान लड़ाकों ने जब पहली बार कदम रखा तो उन्होंने औरतों को सिर्फ इस बात पर मारना शुरू कर दिया कि उन्होंने अपनी कलाइयाँ नहीं ढकी थी। पुरुषों को इस बात पर मारा जाता था कि उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई नहीं थी। 1996 से 2001 तक, जब तक यूएस नहीं आ गया, काबुल पर तालिबान का शासन रहा। इस दौरान लड़कियों के स्कूल जाने और काम करने पर पूरी तरह पाबंदी रही। लड़कियों की हालत तब इतनी बुरी थी कि अगर उनके चलने पर जूतों की आवाज़ भी हो जाती तो उन्हें सज़ा मिलती। और भी कई कानून थे कि कोई महिला बिना पर्दा घर से नहीं निकल सकती, मर्द डॉक्टर महिला का चेकअप नहीं कर सकता, लड़कियां खेल नहीं सकती, संगीत तो किसी को ही नहीं पसंद, अपनी पसंद से शादी नहीं कर सकती। तालिबानी निज़ाम के ये तमाम कानून वर्तमान में भी लागू हैं। तालिबान के पहले और दूसरे दौर के बीच 20 साल का फासला रहा। बीच में अमेरिका के शय में एक कमज़ोर सत्ता बहाल हुई थी, जिस दौरान महिलाओं के हकों में बहाली फिर से हुई। स्कूल खुले, महिलाएं नौकरी करने लगीं। लेकिन तालिबान की वापसी के बाद अफ़गानिस्तान में महिलाएं एक बार फिर उसी अंधेरे युग में धकेल दी गई। एक बात हम बार बार सुनते हैं कि दुनिया मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रही है, इंसान की स्थिति बेहतर होती जा रही है, आगे और बेहतर ही होगी। 100 साल पहले काबुल के किसी लड़की से ये कहा गया होता तो उसने उस भविष्य की कल्पना भी नहीं की होती जो अफगानिस्तान की लड़कियों का वर्तमान है। इसी नोट पर आज का एपिसोड हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कमल ने इसे लिखा और विजय ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।